Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is the refugees infiltrators. India needs a refugee policy document that is non-discriminatory. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे होम मिनिस्टर ने भी कहा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, कि जो इंडिया है उसे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बिटवीन रिफ्यूजीज़ एंड इनफिल्ट्रेटर्स। तो रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं? वो लोग हैं जिनको अपनी कंट्री को मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, कोई वॉर परसिक्यूशन ऐसे केसेस में। और इनफिल्ट्रेटर्स क्या होते हैं? वो लोग जो इलीगली अपने पर्सनल या हार्मफुल मोटिव से हमारी कंट्री में एंटर करें। रियल इशू क्या है कि प्रॉब्लम रहती है डिस्टिंक्शन कैसे करी जाए इनके बीच में, क्या लॉ है, क्योंकि हर बंदा जो पावर में होगा वो डिफरेंटली लॉ को इंटरप्रेट करेगा। तो बिना क्लियर ऑब्जेक्टिव रूल्स के हम डिसीजंस जो हैं हमारे वो बायस्ड हो जाएंगे और टेम्प्रेरी से हो जाएंगे। सो इंडिया का लीगल गैप कहाँ पे आता है कि इंडिया साइनेटरी तो है नहीं 1951 की यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन में या 1967 प्रोटोकॉल में जो रिफ्यूजी राइट्स को डिफ़ाइन करें। तो इंडिया के पास कोई सिंगल क्लियर रिफ्यूजी लॉ है ही नहीं, जिसके कारण मल्टीपल ओल्ड लॉज को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 या रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। जो अब नया लॉ भी आया है अप्रैल 2025 से, उसमें क्या है, उसका नाम है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट। उसने पुराने लॉज को रिप्लेस किया है। उसने अपने आप में इमिग्रेशन एक्ट 2000 को भी एब्जॉर्ब कर लिया है ताकि फ्रेमवर्क एक स्ट्रीमलाइन हो, एक ही एक्ट में सारा कुछ आ जाए। पर फिर भी इंडिया के पास प्रॉपर रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसका मतलब कोई यूनिफॉर्म वे नहीं है हमारे पास कि हम डिफरेंट रिफ्यूजी ग्रुप्स को कैसे ट्रीट करें। अनईक्वल ट्रीटमेंट, तो जो तिब्बतन रिफ्यूजीज़ थे 63,000, उनको हमने रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में डाल के इन 2014 उनको मिल गई है। पर जो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज़ थे उनके पास कोई ऑफिशियल पॉलिसी है ही नहीं अभी तक। वो अराउंड 90 के हैं एज ऑफ जून 2023। तो इंडिया के पास ओवर 2.11 लाख रिफ्यूजीज़ थे, जिसमें काफ़ी लोग थे म्यांमार, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका और वेस्ट एशिया के। रिफ्यूजीज़ को इलीगल माइग्रेंट्स की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि कई रिफ्यूजीज़ होते हैं जो बिना डॉक्यूमेंट्स या ओवर स्टे कर जाते हैं, उनको फिर इलीगल माइग्रेंट घोषित कर दिया जाता है अंडर सिटीज़नशिप एक्ट। तो जो लोग ऐसे होते हैं उनको हम इनफिल्ट्रेटर्स भी कह सकते हैं, जिससे कि जेन्युइन रिफ्यूजीज़ का भी हरासमेंट होता है। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सीएए, तो उसका एम था कि सिटीज़नशिप दी जाए 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आई थी। वो कौन सी हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस। पर लेकिन वो क्रिटिसिज्म उसने फेस किया कि इसमें मुस्लिम्स या बाकी रिफ्यूजी ग्रुप जैसे कि श्रीलंकन तमिल्स, रोहिंग्या मुस्लिम्स, इनको क्यों एक्सक्लूड किया गया। रीसेंट अपडेट जो 2025 की नोटिफिकेशन वो आई है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अलाउ किया है अनडॉक्यूमेंटेड तमिल रिफ्यूजीज़ जो कि जनवरी 9 2015 से पहले आए और अपने आप को रजिस्टर कर दिया, टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पनिशमेंट अंडर द न्यू इमिग्रेशन एक्ट। पर और भी कुछ ग्रुप्स को ऐसे ही रिलीज दिए गए हैं, पर फिर भी जो रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन है वो अभी भी चल रहा है। तो क्या चाहिए? इंडिया को एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिफ्यूजी पॉलिसी की ज़रूरत है। रिफ्यूजीज़ को ह्यूमनली फेयरली ट्रीट किया जाए रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन एंड ओरिजिन। देन कंसिस्टेंट और रैशनल अप्रोच, जिससे कि हम इंश्योर करें कि जो जेन्युइन रिफ्यूजीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, ना कि पनिशमेंट। सो क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ कि इंडिया के पास मॉडर्न इमिग्रेशन लॉज है, पर लेकिन कोई क्लियर रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, जिसके कारण अनईक्वल और रिलीजन बेस्ड ट्रीटमेंट डिफरेंट ग्रुप्स को मिल रहा है। तो ह्यूमैनिटेरियन और फेयर रहने के लिए इंडिया को एक क्लियर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिफ्यूजी पॉलिसी की ज़रूरत है। रोड टू जेंडर इक्वालिटी इन कोर्ट्स, तो ये हम आगे भी कई बार ये हार्श रियलिटी को डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे वुमेन इतनी सेवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड है ना इंडिया की हायर जुडिशरी में। अगर हम देखें इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट 2025, सिर्फ 14% जो हाई कोर्ट जजेस है वो वुमेन हैं एंड 3.1% ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर वुमेन, जिसका मतलब सिर्फ एक वुमेन जज है अमंग 34 जजेस। वाओ, कितना अच्छी बात है ना। 50% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ 3.1% लोग हैं। आउट ऑफ 25 कोर्ट्स सिर्फ एक वुमेन चीफ जस्टिस है।
देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो जल्दी ही कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वुमेन जज ना हो। तो ये जेंडर गैप क्यों एग्जिस्ट करता है? तो सबसे बड़ा रीज़न है कोलेजियम सिस्टम, एक स्मॉल ग्रुप सीनियर जजेस का जो अपने आप को बहुत ही एलीट क्लब मानता है, जहाँ पे नेटवर्किंग और इन्फ्लुएंस ही चल रहे हैं, जिसके कारण इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं मिल रही हैं। वुमेन और जो लोग जिस डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको रेयरली ही चांस मिलता है। लोअर कोर्ट शो बेटर बैलेंस। अब लोअर कोर्ट्स में बेटर बैलेंस क्यों है? क्योंकि वहाँ पे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आते हैं, ना कि रिकमेंडेशन के थ्रू। तो मेरिट बेस्ड प्रोसेस होता है, जिसके कारण मेन और वुमेन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। हेंस जो 38% लोअर कोर्ट जजेस हैं वो वुमेन हैं, जो कि बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन, एटलीस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तो काफ़ी बेटर है। चैलेंजेस फॉर वुमेन जजेस, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है। 20% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऐसे हैं 2023 में थे कि उनमें कोई सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे वुमेन के लिए। वाओ, बेसिक चीज़ ही नहीं है। बेटर फैसिलिटीज़ और प्रमोशंस ही वुमेन की पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इम्बैलेंस को हटाने के लिए इन हायर कोर्ट्स एक्सपर्ट्स बहुत बार सजेस्ट करते हैं कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए, सिमिलर टू IPS, IAS, IFS। उसका क्या मतलब होगा कि जजेस को भी एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा, मेरिट बेस्ड, ट्रांसपेरेंट, और सबके लिए ओपन होगा सिलेक्शन। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वुमेन को और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ को। सपोर्ट फॉर द आइडिया, इवन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सपोर्ट किया क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जस्ट जुडिशियल सर्विस, जिससे कि फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे और लेस रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स को भी चांस मिले। ऑपोजिशन एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे कि कुछ मेंबर्स जुडिशरी के और बाहर ने इस आइडिया को अपोज किया। उनको लगता है कि गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस आ जाएगी, पर सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर लोअर जुडिशरी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आराम से बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के हो रहे हैं, तो हायर जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम है ऐसी? तो एक सिमिलर सिस्टम हायर जुडिशरी में भी आराम से आ सकता है, जिससे कि एक्चुअली बायस कम होगा और फेवरेटिज्म कम होगा जज सिलेक्शन में। UPSC एज अ सक्सेसफुल मॉडल, तो UPSC सिविल सर्विसेज में हमने देखते ही हैं कि कैसे नेशनल एग्ज़ाम्स में डाइवर्सिटी और फेयरनेस प्रमोट हो रही है। 2024 में अगर हम देखें 1009 कैंडिडेट्स अगर सेलेक्ट हुए, उसमें से 318 लोग OBC, 160 SC और 87 ST, 109 EWS, 11 जो थी 25 टॉप में से वो वुमेन थी। टॉप 2 रैंक्स भी वुमेन थी। IPS में 54 वुमेन ने ज्वाइन किया, जो कि 28% है टोटल रिक्रूट्स का। तो ये प्रूव करता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूसिविटी और जेंडर बैलेंस लाते हैं। वे फॉरवर्ड इस की आर्टिकल 312 कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज इंक्लूडिंग जुडिशियल सर्विस। तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल should control the AIJS, but the UPSC should conduct the exam, ताकि ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और नेशनल लेवल डाइवर्सिटी बनी रहे। सिलेक्टेड जजेस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में ट्रेन किया जाए, वो जुडिशियल कंट्रोल के अंडर काम करें इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए। सो बिगर मैसेजेस एज अ फॉर्म ऑफ फ्रेंच PM जॉर्ज क्लेमेंक्यू सेड कि वॉर इज़ टू इम्पॉर्टेंट अ मैटर, कि उसको हम ऐसी जर्नल कि वॉर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है कि उसको सिर्फ और सिर्फ जर्नल्स के पास नहीं छोड़ सकते। सिमिलरली जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि उसे सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। सिटीजन्स का भी एक से बनता है, एक फेयर ओपन सिलेक्शन का प्रोसेस जिसमें इंक्लूसिविटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रक्स में क्या देखते हैं हम कि प्रॉब्लम क्या है? बहुत फ्यू वुमेन जजेस हैं हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही है आउट ऑफ 34। रीज़न क्लोज कोलेजियम सिस्टम, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सॉल्यूशन है कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए फॉर मेरिट बेस्ड जेंडर इक्वल रिक्रूटमेंट लाइक IAS, IPS. Goal is build a diverse, fair and inclusive judiciary where women get equal representation. So that's all for the articles today. Thank you.